नमस्ते, सदावत सले मातृभूमि, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सबका टेक्निकल अस्त में। शुरू करते हैं आज के डिफेंस अपडेट्स को। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने कहा कि भारत ने 5 टन श्रेणी के हेलीकॉप्टर के डिजाइन, विकास और संचालन में अपनी क्षमता दिखाई है और अब वैश्विक नेता बनने के लिए 10 टन वजनी भारतीय बहुउद्देशीय हेलीकॉप्टर यानी कि इंडियन मल्टी रोल हेलीकॉप्टर के डिजाइन की प्रगति अब शुरू हो रही है। और साथ ही उन्होंने कहा कि भारत में अभी 1000 से अधिक सिविल यानी कि असैन्य हेलीकॉप्टरों की मांग है और इतने ही संख्या में सैन्य हेलीकॉप्टरों की भी मांग है, जो हेलीकॉप्टर मार्केट में एक बड़ी क्षमता का संकेत देता है। ये बात उन्होंने चेतक हेलीकॉप्टरों के डायमंड जुबली कॉन्क्लेव के दौरान कही। इस दौरान उन्होंने कहा कि पिछले कुछ वर्षों की घटनाओं को देखते हुए हमारी सरकार ने डिफेंस प्रोडक्शन में आत्मनिर्भरता पर बल दिया है और पहले हम डिफेंस प्रोडक्शन के क्षेत्र में किसी भी गति से आगे नहीं बढ़ पाए। साथ ही उन्होंने कहा कि महाराणा प्रताप के वफादार और भरोसेमंद घोड़े की तरह चेतक हेलीकॉप्टरों ने भी दशकों तक युद्ध और शांति में हमारे देश की सेवा की है। इसके अलावा उन्होंने विदेशी देशों पर एक टोन कसते हुए कहा कि भारत जैसे बड़े देश का जो रक्षा का भार है वो लंबे समय तक हम दूसरे देशों के कंधे पर नहीं डाल सकते। साफ तौर पर उनका इशारा था कि दूसरे देशों से हमने अब हथियार आयात नहीं करने। उन्होंने कहा कि हमें अपनी रक्षा के लिए खुद के कंधों को मजबूत करने की जरूरत है, जो हम लोग अब करना शुरू कर चुके हैं। दोस्तों, भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी तुर्कमेनिस्तान के दौरे पर गए हैं और कोविंद जी की इस यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच में द्विपक्षीय संबंधों पर चर्चा हुई। इसके अलावा आपदा प्रबंधन, खुफिया जानकारी, सांस्कृतिक और युवा मामलों में सहयोग के लिए 4 MOU पर भी हस्ताक्षर किए गए। दरअसल दोस्तों, भारत तुर्कमेनिस्तान को एक महत्वपूर्ण दृष्टि से देखता है। दरअसल इसके पीछे की रणनीति ये है कि तुर्कमेनिस्तान के पास प्राकृतिक गैस का बड़ा भंडार है और तुर्कमेनिस्तान रणनीतिक रूप से मध्य एशिया में स्थित है और कनेक्टिविटी एक ऐसी चीज है जिस पर भारत को लगता है कि तुर्कमेनिस्तान के साथ साझेदारी के भारत को फायदे मिलेंगे। इसके अलावा भारत ने तुर्कमेनिस्तान सहित मध्य एशियाई देशों को $1 अरब के ऋण की पेशकश भी की है। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नेपाल के उनके समकक्ष शेर बहादुर देवा ने बिहार में जयनगर और नेपाल के कुर्था के बीच सीमा पार रेल नेटवर्क का उद्घाटन किया। इस मौके पर प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हम व्यापार और सभी प्रकार के क्रॉस बॉर्डर कनेक्टिविटी इनिशिएटिव को प्राथमिकता देने पर सहमत हैं और जयनगर कुर्था रेल लाइन की शुरुआत इसी का ही एक भाग है। दोनों देशों के लोगों के बीच सुगम, बाधा रहित आदान प्रदान के लिए ऐसी योजनाएं बेहतरीन योगदान देंगी। बता दें कि 8 साल से ये ट्रेन सेवा बंद थी और कहा जा रहा है कि इस ट्रेन सेवा के शुरू होने पर ट्रेन में सिर्फ भारत और नेपाल के यात्री ही सफर कर पाएंगे। दोस्तों, चीन सिर्फ सोचता रह गया कि वो रेल नेटवर्क लेके आएगा वहां तक, लेकिन भारत ने अपने प्रयास को आगे बढ़ाते हुए इस काम में तेजी कर दी है। दोस्तों, अभी दूसरे देश के यात्रियों को इस ट्रेन में सफर करने की अनुमति नहीं दी गई है। साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि इस ट्रेन सेवा का पूरा नियंत्रण नेपाल रेलवे का होगा और आगे आने वाले दिनों में इसे वर्दीवास तक बढ़ाया जाएगा। ट्रेन के परिचालन के लिए कोंकण रेलवे ने 2 रैक भी उपलब्ध कराए हैं और कोंकण रेलवे के कर्मी करीबन 6 महीने तक नेपाल के रेल कर्मियों को ट्रेन ऑपरेशन की ट्रेनिंग भी देंगे। दोस्तों, बता दें कि जयनगर कुर्था खंड 68.7 किलोमीटर लंबा है और ये रेलवे लिंक भारत सरकार की 8.77 अरब NPR के अनुदान सहायता पर बनवाया गया था। इस रेलवे लाइन के बचे हुए हिस्से का निर्माण 2 चरणों में किया जाएगा। साथ ही कहा जा रहा है कि 140 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से यहाँ पर ट्रेन दौड़ेगी, जिसमें 1100 यात्री यात्रा कर पाएंगे। साथ ही प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और नेपाल के बीच खुली सीमा का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। वहीं नेपाल के साथ भारत ने अपने रिश्तों को मजबूत करते हुए नेपाल में रुपए कार्ड की शुरुआत कर दी है, जिसे कहा जा रहा है कि अब ये एक नया अध्याय जोड़ेगी दोनों देशों के रिलेशनशिप में। इसके अलावा अन्य प्रोजेक्ट जैसे नेपाल पुलिस एकेडमी, नेपालगंज में इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट, रामायण सर्किट आदि भी दोनों देशों को और करीब लाएगा। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हमें काफी खुशी हो रही है कि नेपाल इंटरनेशनल सोलर अलायंस का सदस्य बन गया है। दोस्तों, अगली खबर भी नेपाल से ही है, जो कि सीमा विवाद को लेकर आ रही है। दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों के बीच में बैठक हो चुकी है। दोस्तों, ऐसे में शेर बहादुर देवा ने कहा कि दोनों देशों के बीच सीमा मुद्दे पर भी चर्चा हुई है। साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी आग्रह किया है कि द्विपक्षीय तंत्र कायम करने के बाद इस मुद्दे का जल्द से जल्द निपटारा किया जाए। वहीं इस मुद्दे पर विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला जी ने कहा कि नेपाल के प्रधानमंत्री का ये 5वां दौरा था। भारत और नेपाल के बीच बहुत अलग किस्म का संबंध है और सामान्य तौर पर यह तय किया गया है कि सीमा विवाद के मुद्दे को बातचीत के बाद सुलझाया जाएगा और ये भी कहा कि इसका राजनीतिकरण नहीं किया जाएगा। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने आर्थिक सहयोग और व्यापार यानी कि इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर एक वर्चुअल समझौता किया है। इस बारे में खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि यह हमारे द्विपक्षीय रिश्तों के लिए सचमुच एक ऐतिहासिक क्षण है। आगे उन्होंने कहा कि भारत ऑस्ट्रेलिया का ये रिश्ता दोस्ती का एक स्तंभ है। यह एग्रीमेंट हमारे बीच स्टूडेंट्स, प्रोफेशनल्स और पर्यटकों का आदान प्रदान आसान करेगा, जिससे ये संबंध और मजबूत होगा और इस समझौते से भारत अवसरों का पूरा लाभ भी उठाएगा। कहा जा रहा है कि समझौते के आधार पर दोनों देश साथ में मिलकर सप्लाई चेन का लचीलापन बढ़ाने और इंडो पैसिफिक क्षेत्र में स्थिरता में भी योगदान कर पाएंगे।
दोस्तों श्रीलंका के हालात दिन प्रतिदिन बद से बदतर होते जा रहे हैं और ऐसे में हर तरीके के संकट को दूर करने के लिए सिर्फ भारत यहाँ पर संकट मोचक के तौर पर उभरा है। और श्रीलंका में चल रहे इस बुरे दौर की वजह से वहाँ की सरकार ने वहाँ पर इमरजेंसी लगा दी है और इस इमरजेंसी के खिलाफ सैकड़ों लोग सड़कों पर उतर आए हैं और जगह जगह कर्फ्यू लगा हुआ है। और इस संकट से निपटने के लिए भारत ने करीबन 40,000 मैट्रिक टन डीजल की एक खेप श्रीलंका पहुंचा दी है, जिससे कि श्रीलंका में बिजली कटौती भी कम हो सके। कहा जा रहा है कि भारत के द्वारा इस तरीके की एक खेप चौथी बार यहां पहुंचाई गई है। कोलंबो में भारतीय उच्च आयोग ने बताया कि भारत द्वारा श्रीलंका को ईंधन की आपूर्ति की गई है और कोलंबो के ऊर्जा मंत्री को $500 मिलियन की लाइन ऑफ क्रेडिट के माध्यम से भारतीय सहायता के तहत ये 40,000 मैट्रिक टन डीजल की खेप सौंपी गई है। चीन ने खोखला बना दिया दोस्तों इनको। एक्चुअली क्या था कि इन्होंने चीन की गोदी में बैठना वाजिब समझा और आज जब सर पर महंगाई का बोझ डल गया है तो दर दर की ठोकरें खा रहा है श्रीलंका। लेकिन भारत है, सबका सोचता है, तो ऐसे में चाहे कुछ भी हो, पड़ोसी है, गलती हो जाती है, लेकिन ये गलतियां बार बार बर्दाश्त नहीं की जा सकती। भारत चीन नहीं है जो अभी तक इनकी संप्रभुता और इनकी जमीन को भी खा जाता। रूस और यूक्रेन के युद्ध को अब 38 दिन हो चुके हैं और रूस की कार्रवाई में यूक्रेन पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका है, जहां रशिया पर अब आर्थिक प्रतिबंध लग चुके हैं। तो ऐसे में अब रशिया ने घोषणा की है कि जब तक पश्चिमी देश प्रतिबंध नहीं हटा देते तब तक अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन में वो सहयोग नहीं करेगा। देश की स्पेस एजेंसी रॉसकॉस्मोस के प्रमुख ने कहा कि स्पेस स्टेशन पर नासा और यूरोपियन स्पेस एजेंसी जैसे अपने भागीदारों के साथ वे काम नहीं करने वाले। सुरक्षा बलों के पास दोस्तों एक इनपुट आया है जिसमें पता चला है कि 300 से अधिक आतंकवादी सीमा पार से विभिन्न आतंकी लॉन्च पैड से कश्मीर घाटी को पार करने का इंतजार कर रहे हैं। नियंत्रण रेखा पर तैनात सुरक्षा बलों ने कड़ाके की ठंड के बावजूद भी सीमाओं पर पहरा दिया है। अब उत्तरी कश्मीर के ऊंचे इलाके में बर्फ पिघलने शुरू हो चुकी है। घुसपैठ के किसी भी प्रयास को विफल करने के लिए अब जो ये पारंपरिक मार्ग है जहां से घुसपैठी घुसते हैं उनकी चौकसी बढ़ा दी गई है। ये जो इनपुट मिला है सुरक्षा बलों को उससे पता चला है कि ये 300 आतंकी अलग अलग जगहों से घुसपैठ करने की फिराक में है। साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि अफगानिस्तान से बहुत सारे कट्टर कश्मीर भेजे जा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर भारतीय सेना खड़ी है और 300 आए या 3000 आए, एक एक को चुन चुन कर ठोका जाएगा। ऐसे में ग्राउंड जीरो की स्थिति का जायजा लेने के लिए सेना और बीएसएफ के सभी आला अधिकारी एलओसी का विशेष दौरा भी कर रहे हैं। दोस्तों भारतीय वैज्ञानिकों की एक टीम ने लगभग 136 बिलियन लाइट ईयर्स की दूरी पर एक धुंधली लेकिन तारे बनाने वाली आकाशगंगा की खोज की है। कहा यह जा रहा है कि यह आकाशगंगा बहुत ही चमकीली है और इसकी कम डिस्क के घनत्व के कारण ऑप्टिकल छवियां ऐसी लग रही हैं जैसे कि कोई घोस्ट यानी कि भूत जैसी हों। भारतीय वैज्ञानिकों ने कहा कि आकाशगंगा के अंदरूनी हिस्से से पता चलता है कि नई खोजी गई आकाशगंगा में अभी तारे बन रहे हैं और इनर डिस्क स्टार ने यूवी और ऑप्टिकल छवियों में इसकी पहचान करने में मदद की है। आकाशगंगा को भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान बेंगलुरु के खगोलविदों ने फ्रांस की शोधकर्ताओं की टीम के साथ इसे खोजा है। वैज्ञानिकों ने कहा कि ये जो उत्सर्जन था वो O और B प्रकार के युवा सितारों से आ रहा था और इस अतिरिक्त उत्सर्जन की वजह से शोधकर्ताओं ने इस अजीबोगरीब विशेषता के बारे में जानना चाहा। शोधकर्ताओं ने इस आकाशगंगा का नाम UVIT J2022 रखा है। आज के टॉप कमेंट्स हैं। तो दोस्तों ये तब तक के टॉप डिफेंस और स्पेस अपडेट्स। वीडियो के संबंध में कोई प्रश्न जवाब आपको कोई सवाल है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। मैं दोनों वीडियो के साथ चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।